मित्रों नमस्कार। आप सभी का हस्तरेखा रहस्य चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए विषय शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइबर बटन है उसे दबा दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। और जैसे भी आपके विचार हों, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे एक दिशा निर्देशन मिल सके और मैं जान सकूं कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं या नहीं दे रहा। तो मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये एक ऐसा विषय है कि इस विषय के ऊपर हम सभी ने थोड़ा बहुत सुना है, जाना है, समझा है और हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कहीं भय और डर का माहौल भी है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आज सबसे पहले ज्योतिष की अवधारणा को बताऊंगा और उसके पश्चात आज का जो हमारा मूल विषय है हस्तरेखा का, उसके साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन करके मैं आपको बताऊंगा कि ये विषय क्या है और किस तरह से है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को बताएं, सोशल मीडिया पर इसे शेयर कीजिए ताकि जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष, यद्यपि ज्योतिष में इसकी बड़ी जोर शोर से चर्चा की जाती है, वहीं बहुत से विद्वानों का मत है कि आजकल यह दोष तकरीबन हर एक की कुंडली में मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योतिष में कितने प्रकार के काल दोष होते हैं, उन काल सर्प दोष के नाम क्या हैं। तो मित्रों, कुंडली में मैंने यहाँ साइड में ये कुंडली के घर बना रखे हैं। आपको मालूम है कि कुंडली में 12 घर होते हैं। तो इन्हें भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। तो पहला जो काल सर्प दोष बनता है वो बनता है अनंत काल सर्प दोष। ये अनंत काल सर्प दोष कैसे बनता है कि कुंडली के पहले घर में राहु और 7वें घर में केतु हो तो ये दोष बनता है। यानी कुंडली के पहले घर में राहु हो और 7वें घर में केतु हो, यानी आमने सामने यहां और यहां केतु हो तो ये बनता है। और इसका एक सब दूसरा नियम यह है कि 30 डिग्री में बाकी शेष ग्रह वो लेफ्ट में या राइट में आ जाने चाहिए। जैसे ये कौन 30 डिग्री का है तो वो बाकी सब ग्रह इधर हो या इधर नहीं हो तो इधर हो, यानी एक तरफ हो। तो पहले और 7वें घर में राहु और केतु अगर बैठते हैं तो ये काल सर्प दोष बनता है और इसे अनंत काल सर्प दोष कहते हैं। दूसरा काल सर्प दोष है कुलिक काल सर्प दोष। कुंडली के दूसरे घर में राहु, इस घर में राहु और 8वें घर में केतु हो तो ये दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु हो और बाकी सब ग्रह इधर हो या इधर हो तो ये काल सर्प दोष बनता है। तीसरा जो काल सर्प दोष है उसका नाम है वासुकी काल सर्प दोष। कुंडली के तीसरे घर में और तीसरे घर में राहु हो और 9वें घर में, तीसरा और 9वां, तीसरे घर में राहु हो और 9वें घर में केतु हो तो ये काल सर्प दोष
बनता है, वासुकी काल सर्प दोष इसे कहते हैं। चौथा जो काल सर्प दोष है उसका नाम है शंखपाल काल सर्प दोष। ये शंखपाल जो काल सर्प दोष है ये बनता है कुंडली के चौथे घर में राहु हो और 10वें घर में, यानी आमने सामने, चौथे घर में राहु और 10वें घर में केतु हो तो ये काल सर्प दोष बनता है, जिसे शंखपाल काल सर्प दोष कहते हैं। मित्रों, पांचवा जो काल सर्प दोष है वो है पद्म काल सर्प दोष। पद्म काल सर्प दोष कुंडली के 5वें घर में राहु हो और 11वें घर में, ये इधर, ये सामने 5वें घर में राहु हो और 11वें घर में केतु हो तो ये पद्म काल सर्प दोष बनता है। छठा है महापद्म काल सर्प दोष। कुंडली के 6ठे घर में राहु हो और 12वें घर में अगर केतु हो तो ये महापद्म काल सर्प दोष बनता है। सातवां जो काल सर्प दोष है उसका नाम है तक्षक काल सर्प दोष। ये तक्षक काल सर्प दोष 7वें घर में राहु हो और पहले घर में अगर केतु बैठ जाए तो ये तक्षक काल सर्प दोष बनता है। मित्रों, 8वां जो काल सर्प दोष है वो है कारकोटक काल सर्प दोष। कुंडली के 8वें घर में राहु हो और दूसरे घर में केतु बैठ जाए। 8वां और दूसरा, 8वें घर में राहु और दूसरे घर में केतु बैठ जाए तो ये कर्कोटक काल सर्प दोष बनता है। 9वां जो काल सर्प दोष बनता है उसका नाम है शंखचूड़ काल सर्प दोष। कुंडली के 9वें घर में राहु हो और तीसरे घर में, 9वें घर में राहु और तीसरे घर में केतु बैठ जाए तो शंखचूड़ काल सर्प दोष बनता है। 10वां जो काल सर्प दोष है वो है घातक काल सर्प दोष। कुंडली के 10वें भाव में या 10वें घर में राहु हो और चौथे घर में केतु बैठ जाए तो ये घातक काल सर्प दोष बनता है। 11वां है विषधर काल सर्प दोष। कुंडली के 11वें घर में राहु हो और 5वें घर में, जो इसके सामने घर है, 5वें घर में केतु बैठ जाए तो ये विषधर काल सर्प दोष बनता है। 12वां जो घर है उसमें राहु बैठ जाए और 6ठे घर में, ये सामने है, 12वें घर में राहु बैठ जाए और 6ठे घर में केतु बैठ जाए तो ये शेषनाग काल सर्प योग बनता है। तो मित्रों, हमने देखा कि 12 राशियां हैं और 12 ही राशियों के अंदर 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। अब एक जो विशेष बात है कि काल सर्प दोष को लेकर बहुत ही लोगों में भय व्याप्त है और भयाक्रांत हैं लोग, और काल सर्प दोष अगर बता दिया तो लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा दोष है और इससे जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा या जीवन में बाधाएं आएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मित्रों, होता है, ये मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये केवल 2 ही जो ग्रह हैं, एक राहु और केतु, और ये दो राहु और केतु जो ग्रह हैं ये छाया ग्रह हैं। राहु जो है वो शनि का छाया ग्रह है और केतु मंगल का छाया ग्रह है। तो ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये अगर आमने सामने बैठ जाए तो काल सर्प दोष बनता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लिया पहले में राहु है और 7वें में केतु है और पहले घर में राहु के साथ में अगर गुरु बैठा है और गुरु की डिग्री अगर ज्यादा है, राहु की कम है, तो वहां काल सर्प दोष नहीं बनेगा। तो ये तो खैर ज्योतिष की बात हो गई। हमारा विषय ज्योतिष नहीं है, हमारा विषय है हस्तरेखा। ये केवल मैंने आपको आपका भ्रम दूर करने के लिए या आपका डर दूर करने के लिए ही ये केवल एक प्रारंभिक सूचना दी है कि काल सर्प
जो दोष है वो आवश्यक नहीं है कि राहु केतु आमने सामने बैठ जाए और बाकी शेष जो ग्रह हैं वो 30 डिग्री पर चले जाएं तो बनता है। क्यों? उसकी डिग्री देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे ग्रह की डिग्री अगर ज्यादा है तो राहु और केतु का जो असर है वो उतना नहीं होगा। ये हमें पता होना चाहिए, जानना चाहिए। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। हमारा मूल विषय हस्तरेखा है और हम हथेली में देखेंगे कि क्या हथेली की रेखाओं के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि काल सर्प दोष उस व्यक्ति को है या नहीं है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल, रेखाओं को देखकर भी हम ये पता कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति की हथेली में काल सर्प दोष है या नहीं है। उनकी क्या क्या पहचान है, तकरीबन 12 स्थितियां हथेली में बनती हैं, तो मैं एक एक करके आपके सामने चर्चा करता हूं। तो मित्रों, आपको मालूम है ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का जो ये संधि काल है, संधि जो स्थान है, यहाँ पर ये रेखा इस तरह से बढ़ जाए और ये जीवन रेखा आखिरी में इस तरह से बढ़ जाए और मस्तिष्क रेखा भी आखिरी में इस तरह से सर्पनुमा या दो भागों में बढ़ जाए तो ये काल सर्प दोष योग बनाती है। इसी तरह से ये हृदय रेखा अगर ये ऊपर से दो भागों में बढ़ जाती है तो ये श्रेष्ठ होती है, लेकिन ऊपर से और नीचे से भी ये दो भागों में अगर बट गई हृदय रेखा तो ये काल सर्प दोष बनाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही गुस्सैल होगा और उसके विभिन्न प्रकार के हृदय संबंधी, रक्तचाप संबंधी, डायबिटीज, इस तरह के रोगों से ग्रसित होगा और उसका जीवन जो है अस्त व्यस्त होगा, शारीरिक दुर्बलता रहेगी, आदि आदि आदि। मित्रों, इसी प्रकार से अगर भाग्य रेखा आगे से भी दो भागों में बढ़ जाए और पीछे से भी दो भागों में बढ़ जाए तो ये भी काल सर्प दोष कहलाता है। तो हमने देखा कि हमारी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा जो मुख्य रेखाएं होती हैं वो अगर दो भागों में बट गई तो ये काल सर्प दोष बनाती है। मित्रों, कई बार कई हाथों में हमने देखा है कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में गैप होता है। एक थोड़ा सा दूर से ये शुरू होती है, इस तरह से गैप होता है इसमें। तो अगर किसी के हाथ में ये इस तरह की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा है लेकिन वो दो भागों में बटी हुई है इस तरह से, तो भी ये काल सर्प दोष बनता है। इसी तरह से मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ में मंगल रेखा होती है, वो मंगल रेखा भी अगर दो भागों में बटी हुई है तो भी काल सर्प दोष बनता है। अगर दो भागों में नहीं है और मंगल रेखा सर्पनुमा है, यानी आड़ी टेढ़ी है, इस तरह से है, तो ये काल सर्प दोष बनता है। इसके अलावा मित्रों, अगर जीवन रेखा भी आड़ी तिरछी है, अगर जीवन रेखा भी उसमें बल है कहीं इस तरह से है तो ये भी काल सर्प दोष कहलाता है। इसी प्रकार से ये आपको पता है, ये राहु का क्षेत्र है, ये केतु का क्षेत्र है। तो राहु के स्थान पर अगर स्टार बनता है, अगर स्टार का चिन्ह बनता है इस तरह से, तो ये हमारे काल सर्प योग बनाता है। और यही स्टार अगर केतु के स्थान पर बनता है, यहाँ बनता है, तो भी ये काल सर्प योग
बनाता है। इसी तरह से अगर ये चंद्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है, ये चंद्र का क्षेत्र है, आपको पता ही है, ये चंद्र क्षेत्र है। इस चंद्र क्षेत्र पर अगर छोटा या बड़ा गोला बनता है, वृत्त बनता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, साइज का कोई बात नहीं है। अगर गोला बनता है तो ये भी काल सर्प दोष को बताता है। मित्रों, अगर राहु पर्वत पर यहां पर अगर जाल बन जाता है, इस तरह से जाल बन जाता है और ये जो भाग्य रेखा है ये इस जाल को छूकर आगे बढ़ती है, तो भी ये काल सर्प दोष बनता है। इसके अलावा अगर जीवन रेखा को अगर ये जीवन रेखा है, अगर जीवन रेखा को बहुत सी राहु रेखाएं काटें और इन राहु रेखाओं में एक या दो रेखाएं दो मुही हो जाएं या दो मुही नहीं भी हों, तब भी ये जो है बाधा की निशानी है या काल सर्प दोष इससे बनता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा ये आपको पता है, ये सूर्य रेखा यहां से निकलती है और सूर्य रेखा भी अगर दो भागों में बढ़ जाए, ऊपर से और नीचे से, तो ये भी बहुत ही अनिष्टकारी काल सर्प योग बनाती है। इसके अलावा एक रेखा आपको मालूम है यहां से निकलती है, जिसे व्यापार रेखा या बुध लाइन बोलते हैं ये, और ये भी अगर दो भागों में बढ़ जाती है, ये इस तरह से दो भागों में अगर ये बट गई, तो भी ये काल सर्प दोष का निर्माण करती है। इसके अलावा मित्रों, अगर ये जो रेखाएं हैं ये दो मुही नहीं है, मान लिया ये दो मुही नहीं है, हमारी हथेली में ये रेखाएं हैं, दो मुही नहीं है या स्टार भी नहीं है, तो क्या होगा? या ये जाल भी नहीं है और ये राहु रेखाएं भी नहीं काट रही हैं, यानी प्रारंभिक रूप से देखने में हथेली में कोई दोष नजर नहीं आता, लेकिन जब हम बड़े ध्यान से देखते हैं तो हमें कुछ रेखाएं दिखती हैं। वो रेखाएं कैसी? छोटी छोटी बारीक बारीक रेखाएं, लेकिन अनेक अनेक जगहों पर इस तरह से ऊपर से और नीचे से दो दो भागों में विभक्त है। ये कहीं भी हो सकती हैं, ये कैसे भी हो सकती हैं, ये आड़ी भी हो सकती हैं, खड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये आगे से और पीछे से दोनों हिस्सों में बटी हुई होनी चाहिए, इस तरह से। तो ये जो रेखाएं, जो विभिन्न प्रकार की जो रेखाएं इस तरह की है, विभिन्न स्थानों पर जो आप हमें दिखाई देती हैं, बहुत बारीक भी हो सकती हैं, थोड़ा मोटी भी हो सकती हैं, तो ये बहुत निष्ठकारी रेखाएं हैं और ये काल सर्प दोष बनाती है, यानी पूरी हथेली के प्रभाव को ये कम कर देगी। बेशक हमारी जीवन रेखा, हमारी मस्तिष्क रेखा, हमारा हृदय रेखा, हमारी भाग्य रेखा, हमारी बुध रेखा, हमारी सूर्य रेखा में कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर ये रेखाएं हैं तो ये हमारी हथेली में काल सर्प दोष का निर्माण करती है। मित्रों, काल सर्प दोष से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका निवारण है, इसका बहुत सीधा सा निवारण है कि शिव परिवार पर जलाभिषेक किया जाए और बड़े मन से किया जाए, बड़ी श्रद्धा से किया जाए। कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत पैसा खर्च करने के बाद ही काल सर्प दोष का निवारण हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है आप पूरी आत्मा से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ में आप
शिव पर जल चढ़ाइए, शिव की आराधना कीजिए। निश्चित रूप से आप इस दोष से मुक्ति पा जाएंगे, क्योंकि शिव ही में वो शक्ति है जो समस्त काल सर्प दोषों का निवारण करता है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मित्रों आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर आप शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आपको कहाँ तक अच्छी लग रही हैं या प्रामाणिक लग रही हैं, या इसमें और क्या सुधार किया जाए, या आप किसी विषय पर अगर वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उस विषय पर एक वीडियो बनाकर और मैं आपके सामने पेश कर सकूं, उसकी जानकारी दे सकूं। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ में। तब तक नमस्कार, खुश रहिए, आनंद करिए। नमस्कार।